जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी इंदौर के यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं वंस अगेन आप सभी का इस सीरीज में, जहां पर हम लगातार क्या कवर कर रहे हैं, प्रीलिम्स 2024 का जो नया सिलेबस आया है, या प्रीलिम्स शब्द को ही अगर मैं हटा दूं तो एमपीपीएससी ने 2024 में जो अपना नया सिलेबस लॉन्च किया है उसके अनुसार प्रीलिम्स के अंदर जो भी नए टॉपिक्स ऐड हो गए हैं, हम उन टॉपिक्स को लगातार इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज में मैं वीडियो उतना जल्दी नहीं लेके आ पाता हूं। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, बिकॉज ऑफलाइन क्लासेस में भी काफ़ी ज़्यादा समय मेंस के लेक्चर में चला जाता है, और यूट्यूब पर मैं ऑलरेडी एक सीरीज चला ही रहा हूं संभावित प्रश्नों की, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जिसको सबसे ज़्यादा प्यार जो है मिल रहा है आप सभी का। लेकिन उस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज के साथ, वो छोटी छोटी वीडियोस की सीरीज होती है, बड़े आराम से बड़े मज़ेदार तरीके से प्रीवियस ईयर के साथ साथ संभावित प्रश्न भी हमको पता चल जाते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जो कंटेंट नया जुड़ा है सिलेबस में, उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। तो वो सारे टॉपिक्स हम इस सीरीज में जो है कवर कर रहे हैं। इस सीरीज में ऑलरेडी मैं पिछले 5 लेक्चर्स ऑलरेडी ले चुका हूं। इसमें लेक्चर्स की जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है, कभी 40 मिनट का लेक्चर भी होता है, कभी 1 घंटे का लेक्चर भी होता है। और आज इस टॉपिक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बात करता है ऋण संस्कार की। किसकी बात करता है? ऋण संस्कार की बात करता है। और इस टॉपिक के ऊपर ना कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पर, आप गूगल करोगे। बच्चे आजकल काफ़ी स्मार्ट हैं, एस्पिरेंट्स काफ़ी स्मार्ट हैं आजकल। काफ़ी सारे लोग 100% सेल्फ स्टडी करते हैं, ना कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं, ना कोई ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो फटाक से गूगल पे सारा कंटेंट निकाल ही लेते हैं, और अच्छी भी बात है, बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। आप इस टॉपिक को गूगल पे सर्च करोगे ना, तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही नहीं। आप गूगल पर टाइप कर दो ऋण संस्कार, जो आपके सिलेबस में दे रखा है, प्रीलिम्स के सिलेबस में टॉपिक मिल जाएगा कि 3 प्रकार के जीवन में ऋण होते हैं और 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। इनके बारे में ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन प्रीलिम्स जब देने जाते हैं तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना भी ज़रूरी है, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी लाया हूं और कॉन्सेप्ट भी लाया हूं। ठीक है, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों को हम टारगेट करेंगे बहुत शानदार तरीके से। मैं थोड़ा सा एक दफ़ा आपको दिखा भी दे देता हूं। टोटल 50 पेज के मैंने ये नोट्स बनाए हैं, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ऐप डाउनलोड करने की लिंक और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने की लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती है और कमेंट सेक्शन में भी होती है। कहीं से भी आप कर सकते हो। देखो, एमसीक्यूज भी हैं और जो थ्योरी है वो भी लेके आया हूं। ठीक है, आप देखते जाओ। एमसीक्यूज भी हैं, थ्योरीज भी हैं। जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल आ गया, ये कॉन्सेप्चुअल है। थोड़ा सा हम और ऊपर चलते चले जाएंगे। ये सारे मैंने 16 संस्कार आपके लिए कवर करे हैं डिटेल में। और उसके बाद जैसे ये 16 संस्कार खत्म होंगे, देखो यहाँ पर 16 संस्कार खत्म हो रहे हैं, तो उसके बाद फिर ये देखिए एमसीक्यूज पे एमसीक्यूज, एमसीक्यूज पे एमसीक्यूज, एमसीक्यूज पे एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसको करेंगे, बड़ा मजा आएगा हमको। ठीक है, चलो तो वापस चलते हैं अपनी जो है स्क्रीन के टॉप पर, हम लोग जो है वापस चलते हैं और इस टॉपिक को पूरा धुआंधार तरीके से कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जो आपके नोट्स में जो आपके टॉपिक दे रखा है, उस टॉपिक का मैं सबसे पहले तो आपको नाम बता देता हूं। आपके नोट्स में जो टॉपिक है उसमें एक शब्द ये लिखा हुआ है ऋण, और दूसरा शब्द ये लिखा हुआ है संस्कार। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो आप मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन आपको समझ में जरूर आ जाएगा। बस बोर्ड पे नहीं अच्छी आती, बाकी कॉपी में 1 नंबर आती है। ठीक है, तो ऋण संस्कार जो है टॉपिक का नाम है। लेकिन आपको समझना क्या है, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, है ना, उसमें भी बिल्कुल मैं वो टॉपिक क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली मैंने इस वाले लेक्चर से पहले कौन सा डिस्कस किया था। हाँ, मुझे याद आया, वर्ण आश्रम।
वहां पर भी वही समस्या थी कि टॉपिक उन्होंने सिलेबस में एक उठा के दे दिया, वर्ण आश्रम, लेकिन जब उस शब्द को तोड़ते थे तो वर्ण एक अलग कॉन्सेप्ट है और आश्रम एक अलग कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही उन्होंने आपके सिलेबस में ये शब्द दे दिया ऋण संस्कार, जबकि ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो पहले मैं आपको ऋण क्या होते हैं वो बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा संस्कार क्या होते हैं। ये दोनों ही जो कॉन्सेप्ट हैं ये वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य के अनुसार हैं। आइए इनको पढ़ना शुरू करते हैं। अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले उसको देख लो। वैदिक लिटरेचर यानी कि वैदिक साहित्य के हिसाब से मनुष्य के जीवन में कितने ऋण होते हैं, कितने लोन होते हैं, कितने कर्ज होते हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हो। ऋण का मतलब क्या होता है, लोन ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों मनुष्य के जीवन में कितने ऋण हैं? क्या 16 हैं? नहीं, 16 तो संस्कार होते हैं। क्या 7 ऋण हैं? क्या 3 ऋण हैं? क्या 1 ऋण है? तो दोस्तों मनुष्य के जीवन में टोटल कितने ऋण होते हैं? मनुष्य के जीवन में टोटल 3 ऋण होते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा भी, समझाऊंगा भी तीनों के बारे में। तो इतना समझ में आ गया। संस्कार अलग चीज होती है। टोटल कितने संस्कार होते हैं वैदिक साहित्य के हिसाब से? 16 संस्कार। और ऋण कितने होते हैं मनुष्य के जीवन में? 3 ऋण होते हैं। ओके, इतना क्लियर है। ऐसा एमसीक्यू आएगा तो हम बना लेंगे। वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। बस ये एक प्रश्न है, फिर मैं आपको ऋण का सारा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। फिर पहले ये देखो, हमारे पास ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रश्न बड़ा सिंपल सा पूछ रहा है कि कौन से वेद के अंदर 3 ऋणों के बारे में लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहां पर जो सही आंसर है वो है ऋग्वेद। जो हमारा ऋग्वेद है ना, वो हमको किसके बारे में बताता है? वो हमको दोस्तों 3 ऋण के बारे में बताता है जो मनुष्य के जीवन में होते हैं। तो हमने 3 वाला क्वेश्चन भी देख लिया और कहां लिखे हैं ये? ऋग्वेद के अंदर इनका उल्लेख है, तो वो भी हमने देख लिया। ओके, चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ओर। टॉपिक मैंने लगातार टॉपिक का नाम लिखा हुआ है जीवन के 3 ऋण, ठीक है। अब चलो देखो कि मनुष्य के जीवन में वो 3 ऋण क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो मनुष्य के जीवन में ऋण होता है वो होता है देव ऋण। भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा है तो उनका कर्ज हमारे ऊपर है, उसी को देव ऋण कहते हैं। भगवान की पूजा पाठ आराधना करते हैं, हर काम को शुरू करने से पहले भगवान को याद करते हैं। इसी प्रकार हम भगवान का जो ऋण है, भगवान का जो कर्ज है हमारे ऊपर, हम उसको उतारते हैं। ये हो गया देव ऋण। दोस्तों एक होता है पितृ ऋण। क्या होता है? पितृ ऋण। आपने कई बार एक शब्द सुना होगा, काफी सारे पंडित जी आपको जरूर बताते होंगे कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है। तो पितृ दोष और पितृ ऋण, इसमें यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप पितृ ऋण को चुका नहीं पाते हो तो आपके ऊपर पितृ दोष रहता है। समझिएगा, आपके जो पिताजी हैं, पिताजी की जो साइड है उसको पितृ ऋण के अंदर काउंट करते हैं, माता जी की साइड को पितृ ऋण के अंदर काउंट नहीं करते। आपके पिताजी और आपके पिताजी से पहले की जो 3 पीढ़ियां हैं, कितनी पीढ़ियां? 3 पीढ़ियां। आपके फादर और आपके फादर से पहले कितनी पीढ़ियां? 3 पीढ़ियां, मतलब आपके दादा, परदादा और उनसे भी एक पहले। तो ये वाली जो पूरी साइड है इसको हम क्या मानते हैं? पितृ साइड मानते हैं। तो हमारे पूर्वजों का हमारे ऊपर क्या होता है? ऋण होता है। तो उस ऋण को हमको चुकाना पड़ता है। कैसे चुकाते हैं? श्राद्ध आते हैं साल में, तो श्राद्ध जब आते हैं तो हम भोजन वगैरह करवाते हैं, ब्राह्मण भोज वगैरह करवाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो श्राद्ध के वक्त हम अपने पूर्वजों को धन्यवाद करते हैं, वो खुश रहें इसके लिए हम पूजा पाठ करते हैं। इसी प्रकार हम अपना पितृ ऋण जो है अपने ऊपर से उतारते हैं। अगर हम श्राद्ध ना करें तो हमारे जो पूर्वज हैं वो हमसे नाराज हो जाएंगे, जिस कारणवश हमारे ऊपर क्या चढ़ जाएगा? हमारे ऊपर पितृ दोष चढ़ जाएगा। और पितृ दोष जब चढ़ जाएगा तो आपका कोई भी काम संभव तरीके से हो नहीं पाएगा। इतना क्लियर हुआ? चलो अब उसके बाद कौन सा ऋण होता है? ऋषि ऋण होता है। दोस्तों ऋषि ऋण को लोग 2 प्रकार से समझते और समझाते हैं। पहले के जमाने में ऋषि मुनियों से ही हमको ज्ञान प्राप्त होता था। तो जो ऋषि मुनि हमको ज्ञान देते थे, हमको शिक्षा देते थे,
तो हम हमारे ऊपर उनका ऋण हो जाता है, तो उसी ऋण को, उसी कर्ज को हम उतारते हैं, ठीक है, उनका सम्मान करके, उनकी दी हुई शिक्षा का सही उपयोग करके ऐसे उतारते हैं। एक इसका पहलू ये भी होता है कि इस संसार में कितने 7 सबसे बड़े ऋषि माने गए हैं, जिनको आप सप्त ऋषि भी कहते हो। कितने ऋषि माने गए हैं? 7 सबसे बड़े ऋषि, जिन्हें आप क्या कहते हो? सप्त ऋषि। और अगर हम हिंदू ग्रंथों के हिसाब से चलें तो इस संसार का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इन 7 ऋषि मुनियों की ही संतान है। तो हम जिस भी ऋषि मुनि की संतानें होते हैं, कभी अपने घर पे पूछिएगा कि आप किस ऋषि मुनि की संतानें हो, आपका जो गोत्र होता है ना, आपका गोत्र उसी पर डिपेंड करता है कि आप किस ऋषि मुनि की संतान हो। तो आप जिस ऋषि मुनि की संतान हो, आपका गोत्र भी वहीं पर डिपेंड करेगा। तो बेसिकली इस संसार में सभी लोग 7 ऋषि मुनियों की संतानें हैं, और उन्हीं ऋषि मुनियों का जो ऋण है वो हमारे ऊपर है, और हम उन्हीं का ऋण जो है वो क्या करते हैं? चुकाते हैं। और हम उन्हीं का ऋण चुका रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऋषि ऋण। कैसे चुकाते हैं हम उन 7 ऋषियों का ऋण, या जिस ऋषि के हम संतानें हैं, कैसे चुकाते हैं हम उनका ऋण? वेदों का पालन करो, कोई भी गलत काम मत करो, वेदों की शिक्षा का सही आप उपयोग करिए, उनका सही इंप्लीमेंटेशन करिए, आपके जो ऋषि हैं वो आपसे खुश रहेंगे। पूर्वजों को दुखी मत करिए, श्राद्ध सभी समय पर तरीके से करिए, आपका पितृ ऋण उतर जाएगा। और पितृ ऋण नहीं उतार पाए तो आप पे क्या चढ़ जाएगा? पितृदोष चढ़ जाएगा। हर काम से पहले भगवान को याद करिए, हर त्योहार पर भगवान की पूजा करिए, तो आपके ऊपर से कौन सा ऋण उतर जाएगा? आपके ऊपर से देव ऋण उतर जाएगा। आप इनमें से कोई भी ऋण उतारने में अगर असफल रहे तो आपके ऊपर दोष आ जाता है, और वही दोष आपका काम बनने नहीं देता है। और इसी के लिए अलग अलग जो पंडित जी होते हैं वो हमको अनुष्ठान बताते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, आपका दोष जो है उतर जाएगा। क्या आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो मैंने इसी पेज पर आपको सब बता दिया है, और देखो लिखा भी है, नहीं उतारोगे ये 3 ऋण तो आपको क्या मिलेगा? आपको पेन मिलेगा, आपको दर्द मिलेगा, है ना, अगले जन्म में भी आपको समस्याएं मिलेंगी। ओके, चलो, तो मेन इसका कॉन्सेप्ट समझना ही जरूरी था। मैंने हर एक ऋण को अलग अलग पेज पर लिख लिख के जरूर बताया है कि आप जिस भगवान ने आपको बनाया है उसका ऋण आपके ऊपर होता है। तो आप कोई भी ऑस्पिशियस एक्टिविटी करते हो, कोई भी आप अच्छा काम करते हो, है ना, कोई भी मंगल काम करते हो, तो देवताओं का आवाहन करते हो, और इसी प्रकार आप क्या चुका देते हो अपने ऊपर पैसे? अपने ऊपर से आप देव ऋण को जो है उतार देते हो। ठीक है, अच्छा, फिर आगे और देखें, आगे वही आ गया, देखिए पितृ ऋण आ गया। तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनका ऋण हमारे ऊपर होता है। और हमेशा जो पितृ ऋण होता है वो कहां से काउंट किया जाता है? आपके पिताजी की साइड से, और आपके पिताजी के भी पहले जो 3 पीढ़ियां रही हैं उनको काउंट किया जाता है। वो खुश रहें तो आपके सारे काम बड़े चंगे जो है बने रहते हैं। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। अच्छा, उसके बाद ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद पितृ ऋण के बारे में ही मैंने लगातार बता दिया है कि पितृ ऋण अगर नहीं चुका पाओगे तो आपके ऊपर क्या चढ़ जाएगा? तो आपके ऊपर जो है, देखिए लिखा है ना, आपकी आने वाली पीढ़ी पर, आपके बालकों पर, आप पितृ ऋण नहीं उतारोगे तो आपके बालकों पे पितृ दोष आ जाएगा, उनका जीवन खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को वो नहीं करना है। पितृ ऋण अपना जो है समय पर चुकाना है, ताकि हमारे ऊपर या हमारे आने वाले जो बालक हैं उनके ऊपर पितृदोष ना चढ़ सके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ऋषि ऋण पे आ गए। मैंने आपको बताया था कि इस दुनिया में अगर हम हिंदू ग्रंथों के हिसाब से चलें तो इस दुनिया में सभी लोग, जितने भी मनुष्य हैं, वो सभी किन ऋषियों की संतानें हैं? तो ये जो 7 ऋषि कहे जाते हैं, 7 महान ऋषि, कहीं ना कहीं इन्हीं की हम संतानें हैं। और इनको खुश रखने के लिए हम क्या करते हैं? इनको खुश रखने के लिए वही वेदों का सही पालन करो, कोई भी गलत काम आप मत करिए, अपना गोत्र का उच्चारण, जब भी आप हवन पूजन करते हो
तो जो पंडित जी होते हैं वो आपसे कहते हैं ना अपने गोत्र का उच्चारण करिए, तो आप अपना कोई ना कोई गोत्र बोल देते हो। जैसे मुझसे कहे आप अपने गोत्र का उच्चारण करिए, मैंने भारद्वाज बोल दिया, है ना। तो इस तरीके से गोत्र का उच्चारण क्यों करवाते हैं पंडित जी हवन के समय पर? ताकि आपका जो हवन है वो सही जगह तक पहुंच सके, जिन ऋषि की आप संतानें हो उन तक वो आपका हवन पहुंच सके, इसीलिए गोत्र उच्चारण करवाया जाता है। आप अपने गोत्र का आदर नहीं करेंगे, आप अपने गोत्र का हवन में उच्चारण नहीं करेंगे, तो आपका हवन कभी सफल नहीं होगा और फिर आपके ऊपर दोष आ जाएगा, तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये आप समझ गए अच्छी तरीके से, वेरी नाइस। तो दोस्तों आपका जो ऋण वाला कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया, लेकिन ये वीडियो समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि इस वीडियो का जो सबसे बड़ा टॉपिक है 16 संस्कार, वो अब चालू होंगे। ठीक है, चलो इनकी एक बार नाम की रीडिंग कर लें। देखो, एक है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुन सवन संस्कार, फिर है सीमांतो नयनन संस्कार, फिर है जात कर्म संस्कार, फिर है नामकरण संस्कार, फिर है निष्क्रमण संस्कार, फिर है अन्न प्रशान संस्कार, फिर है चूड़ा कर्म या मुंडन संस्कार, फिर है विद्यारंभ संस्कार, फिर है कर्णवेद संस्कार, फिर है यज्ञोपवीत संस्कार, फिर है वेदारंभ, ये वेदारंभ है, ये विद्यारंभ है, दोनों डिफरेंस है। फिर है केशांत संस्कार, सामवर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, जिसे हम श्राद्ध संस्कार भी कहते हैं। घबराइएगा मत, ये 16 नाम रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या पता होना चाहिए आपको? ये पता होना चाहिए किस संस्कार का क्या मतलब है। तो पहले वो समझा दूंगा, फिर काफी सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, बिल्कुल आपके दिमाग से कोई निकाल नहीं पाएगा इस कॉन्सेप्ट को। बड़ा सिंपल होता है, जैसे कि जब बालक अपनी एजुकेशन को स्टार्ट करता है, अपनी विद्या को स्टार्ट करता है, तब उसे क्या, इंग्लिश में भी ये नाम बिल्कुल ऐसे ही आते हैं, अभी इंग्लिश वाली स्लाइड भी दिखा दूंगा। एजुकेशन स्टार्ट होती है तो विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। बच्चे के कान छेदे जाते हैं, है ना, बच्चे के क्या होते हैं, कान छेदे जाते हैं, तो उसको हम कर्णवेद संस्कार कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा होगा जनेऊ पहनाया जाता है, जनेऊ को ही हम लोग यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, तो एक वो होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम वेदों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, वेदारंभ, बिल्कुल बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब कुछ हम पढ़ेंगे, सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, बच्चे को जन्म के बाद जब सबसे पहली बार घर से बाहर ले जाया जाता है, निष्क्रमण संस्कार, अभी सब समझेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बहुत मजे से, बहुत सरलता से आप समझ में आएगा आपको। ये देखो, पहले इंग्लिश वाली स्लाइड भी दिखा देता हूं। ये 16 संस्कारों के नाम इंग्लिश में भी हैं, आगे स्लाइड्स आएंगी, दोनों ही भाषाओं में आपको दिखेगा। ठीक है, जस्ट फॉर रीडिंग आप कर सकते हो। इंग्लिश वाली स्लाइड में एक खासियत और है, फोटोज बनी हुई हैं बाकायदा, तो आपको समझ में आएगा कब क्या क्या हो रहा है। जैसे कि अगर आप गौर फरमाओ इस वाली फोटो पे खास तौर पर, मैं देखूं क्या ये जूम हो सकता है? जी हाँ, उतना क्लियर नहीं आएगा जूम करके। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है कर्णवेद, मतलब कान छेदे जा रहे हैं, तो आप देखिए ये जो है, ये बच्चा है, इसके कान जो है छेदे जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको ये डायग्राम बहुत अच्छा है, शानदार है। तो आप ये इंग्लिश वाली, इसका भी नोट्स आपके पास आ जाएंगे, घबराओ मत, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके सारे संस्कार हम खत्म कर देते हैं। नहीं, संस्कार तो होने चाहिए, मतलब ये 16 संस्कार हैं वो पढ़ लेते हैं। ओके, संस्कार खत्म नहीं करने। सबसे पहले जो यहाँ पर संस्कार है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि जब बच्चा गर्भ में है तो कुछ ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। चलो आओ देखते हैं। ठीक है, दोनों भाषाओं में है, किसी भी लैंग्वेज में से मैं पढ़ देता हूं, सेम है। चलो ठीक है, तो यह संस्कार पुरुष और स्त्री के बीच संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। मतलब गर्भ में, वूम्ब में बच्चा आ सके, संतान की प्राप्ति हो सके, उसके लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? गर्भाधान संस्कार किया जाता है। ठीक है, और गर्भाधान संस्कार करने का एक ही उद्देश्य है, ताकि एक अच्छी संतान, एक अच्छा चाइल्ड, एक गुड चाइल्ड
किसी कपल को हो सके, यही इसका मेन उद्देश्य है। एक अच्छा बालक हो सके, एक अच्छी संतान हो सके, इसी के लिए क्या करवाया जाता है, गर्भाधान संस्कार करवाया जाता है। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बच्चे के जन्म से भी पहले कौन सा संस्कार करते हैं, तो आप ये आसानी से बता सकते हो। या सर्वप्रथम सबसे पहला संस्कार कौन सा है 16 संस्कारों में, तो आप ये बता सकते हो। किसी भी कपल को एक अच्छा, एक बढ़िया, एक बिल्कुल स्वस्थ संतान हो सके, उसके लिए कौन सा संस्कार किया जाता है, तो गर्भाधान संस्कार किया जाता है। ठीक है, सिंपल था, समझ में आ गया। चलो अगला संस्कार देखते हैं, दूसरे नंबर का। ये कौन सा है, ये है पुंसवन संस्कार। कौन सा संस्कार है, पुंसवन संस्कार। इसमें क्या होता है, इसमें सुनिएगा। जब बच्चा गर्भ में आ चुका होता है और बच्चे को गर्भ में आए हुए 3 महीने हो चुके होते हैं, ठीक है, यानी कि जो गर्भवती महिला है उसको प्रेगनेंसी के 3 महीने बीत चुके होते हैं। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर हाउ मेनी मंथ, आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बीत चुके हैं, 3 महीने बाद ये वाला संस्कार किया जाता है, पुंसवन संस्कार। उद्देश्य क्या है कि भैया बच्चा गर्भ में है तो बच्चा स्वस्थ पैदा हो, बच्चे का जो हेल्थ है वो अच्छी रहे, है ना। और इसका सबसे मेन उद्देश्य, मैं साइंटिफिक उद्देश्य आपको बताता हूं कि गर्भ में जब बच्चे को 3 महीने हो जाते हैं तब उसके बाद जो उसका मस्तिष्क है, जो उसका ब्रेन है, वो क्या होना शुरू करता है। एक मिनट, जो बच्चे का ब्रेन होता है, जो बच्चे का मैं एक मिनट में इसको थोड़ा साइलेंट कर दूं। बच्चे का जो ब्रेन होता है 3 महीने बाद उसका विकास होना शुरू होता है, इसीलिए 3 महीने के बाद ये पुंसवन संस्कार किया जाता है। रीजन समझ में आ गया। देखो मैंने लिखा भी है कि आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद जो बेबी होता है, जो गर्भ में जो बच्चा है, उसका जो मस्तिष्क है, उसका जो ब्रेन है, उसका डेवलपमेंट होना शुरू होता है, उसका विकास होना जो है शुरू होता है। और यही कारण है कि कौन सा संस्कार करते हैं, पुंसवन संस्कार। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। ऐसे याद रख सकते हो कि दिमाग में पुनपुन हो रही है, दिमाग में क्या हो रहा है, पुनपुन हो रही है, तो आप याद रखोगे कि पुंसवन संस्कार 3 महीने बाद जब बच्चे का विकास, बच्चे के ब्रेन का विकास होने लगता है गर्भ के अंदर, तब किया जाता है। ठीक है, तो पुनपुन हो रही है दिमाग में, तो पुंसवन संस्कार जो है आपको वहां पर अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। तीसरा संस्कार क्या है, तीसरा संस्कार है सीमांतोनयन संस्कार। सीमांतोनयन संस्कार, ठीक है। तो सीमांतोनयन संस्कार में क्या होता है, आइए सुनिए क्या लिखा हुआ है कि जो गर्भवती महिला होती है ना, जो प्रेग्नेंट महिला होती है, प्रेग्नेंट महिला के सिर पर, प्रेग्नेंट महिला के सिर पर एक जो है थ्रेड, एक धागा बांधा जाता है। क्यों, ताकि बच्चे की भलाई के लिए। और ये कब किया जाता है, मतलब प्रेगनेंसी के 4, 6 या 8 महीने बीत जाने के बाद। मतलब प्रेगनेंसी के जब 4 महीने बीत जाते हैं तब भी किया जा सकता है इसको, प्रेगनेंसी के 6 महीने बीत जाते हैं तब भी किया जा सकता है इसको, प्रेगनेंसी के 8 महीने बीत जाते हैं तब भी किया जा सकता है इसको। लेकिन जनरली चौथे या छठे महीने में कर दिया जाता है, बिकॉज 8वां महीना काफी लेट हो जाता है। तो चौथे या छठे महीने में, प्रेगनेंसी के चौथे या छठे महीने में ये जो संस्कार है सीमांतोनयन संस्कार, इसको कर दिया जाता है और गर्भवती महिला के सिर पर एक धागा बांध दिया जाता है ताकि जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, चलो तो ये सीमांतोनयन हो गया। ठीक है, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है सीमांतोनयन की। सीमांतोनयन की मतलब हमने धागे से एक सीमा बना दी, हमने धागे से क्या बना दी, सीमा बना दी कि कोई भी बुरी चीज इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तो वो धागे से सीमा बना दी, तो धागा बांधा जाता है गर्भवती महिला के सिर पर और वो एक सीमा का काम करता है। तो सीमांतोनयन और वो धागा, थ्रेड, ऐसे आपको याद रह जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद और कौन सा है, फिर है जात कर्म संस्कार। कौन सा संस्कार है, जात कर्म संस्कार है। इस संस्कार में बेसिकली क्या होता है, इस संस्कार में बच्चे के ऊपर
बच्चे के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का दोष है तो वो दोष जो है हट जाता है। कौन से संस्कार के बाद? जात कर्म संस्कार के बाद। इस संस्कार में हम खास चीज क्या करते हैं, बच्चे को या तो घी या फिर शहद उसकी जीभ पर, उसकी टंग पर उसको थोड़ा सा चटाया जाता है बच्चे को, ठीक है ना। यहां पर देखो लिखा भी होगा कि जब जो नवजात बच्चा होता है उसको घी या फिर शहद जो है हम चटाते हैं ताकि बच्चे के ऊपर से जो दोष है वो हट जाए। अब देखो यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अब बच्चा जन्म ले चुका है, ठीक है ना। इस संस्कार से, जात कर्म संस्कार से बच्चे का जन्म हो चुका है, हमको ये पता चल रहा है बच्चे का जन्म हो गया है, तभी तो आप उसको शहद और घी चटा पा रहे हो ताकि उसके ऊपर से जो दोष हैं वो क्या हो जाएं, वो उतर जाएं, ठीक है। तो जात कर्म संस्कार, इसको याद रखेंगे हम, जात कर्म संस्कार को। ओके, जात कर्म संस्कार कैसे बोल सकते हैं? देखो इसमें एक शब्द आ रहा है जात, जात से हम याद रख सकते हैं जाता, दोष तुमको जाता, दोष तुम जाता, तुमको जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि हमने जात कर्म संस्कार कर दिया है और अब बच्चे के सारे दोषों को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोष जाता, तो जात कर्म याद रख लीजिएगा। वहां से घी और शहद चटाते हैं बच्चे को। उसके बाद बड़ा सिंपल जो आप सभी जानते हैं, नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार, ठीक है, तो ये सनातन धर्म के अनुसार नामकरण संस्कार जो है हम यहां पर कर रहे हैं। और जन्म के कितने दिन बाद जो है इसको किया जाता है? तो जन्म के 11 दिन बाद। अब जब एमसीक्यू आएगा तो उसमें फंसना नहीं है अपने को। कुछ लोग नामकरण 11वें दिन भी कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह पर 11वें दिन के बाद होता है, मतलब 12th डे पर फोकस दे रहा हूं। कुछ लोग नामकरण सीधे जन्म के 11वें दिन कर देते हैं और कुछ लोग 11वें दिन बीत जाने के बाद यानी कि 12th डे पर नामकरण करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, दोनों ही कहीं ना कहीं सही हैं, लेकिन जो ज्यादा सही है वो ये है कि 11वें दिन के बाद यानी कि लगभग 12th डे पर हमको जो है नामकरण करना होता है। तो ये फैक्चुअल है, आएगा एमसीक्यूज में अभी जो मैं आगे आपको करवाऊंगा, ठीक है। जैसे वस्त्र हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं, ऐसे ही जो हमारा नाम होता है, किसी भी बच्चे का जो नाम होता है, वो उसके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी जो है लेके आता है। ओके, चलो अगले संस्कार पे चलते हैं। अगला संस्कार क्या है इसको भी देख लेते हैं। ये है निष्क्रामण संस्कार। निष्क्रामण संस्कार क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था। निष्क्रामण संस्कार में जब बच्चे का जन्म हो चुका होता है तो लगभग चौथे महीने पर बच्चे को बाहर ले जाया जाता है, मतलब बच्चे को घर से बाहर निकालते हैं। कब? चौथे महीने पे। देखो अब तो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको कई बार घर से बाहर जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन ये प्रॉपर पूजा और अनुष्ठान के साथ बच्चे को प्रॉपरली बाहर निकाला जाता है। ऐसे नहीं कि ढक ढका के ले जा रहे हैं, प्रॉपर उसको घर से बाहर लेके जाया जाता है, ठीक है। जो शब्द होता है ना निष्क्रामण, इसका मतलब ही होता है टू गो आउट, कि बाहर लेके जाना, ठीक है ना। तो कब किया जाता है निष्क्रामण संस्कार? तो चौथे महीने पे। याद रखिएगा कब किया जाता है? 4th मंथ। याद रखने की ट्रिक है। निष्क्रामण का मतलब क्या है? टू गो आउट, बच्चे को बाहर लेके जाना। बच्चे ने बाउंड्री मार दी है, बच्चे ने चौका मार दिया है, तो बच्चा बॉल लेने बाहर जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो। बाउंड्री मतलब 4 रन होते हैं। तो चौथे महीने में बच्चे को निष्क्रामण संस्कार करवाया जाता है, उसको घर से जो है बाहर लेके जाया जाता है। क्यों? ताकि जो पंच महाभूत होते हैं, पंच महाभूत क्या होता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब उस बच्चे को लग सके और उस बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो सके, ठीक है। तो याद रखिएगा पंच महाभूत का दर्शन करवाने के लिए बच्चे को घर से बाहर लेके जाते हैं चौथे महीने पर, और इसी संस्कार को हम निष्क्रामण संस्कार जो है कहते हैं। ओके, अगले संस्कार की ओर जो है हम चलते हैं। अगला संस्कार क्या है? अगला संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, बच्चे को पहली दफा अन्न खिलाया जाता है, ठीक है ना। तो बच्चे को सबसे पहली बार अन्न खिलाया जाता है, और ये कब होता है? बच्चे को जन्म लिए हुए जब 7वां महीना हो जाता है तब, यानी कि जन्म से जो 7वां महीना होता है, 7th मंथ, तब बच्चे को खिलाते हैं, ठीक है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? बहुत अच्छी सी बात है कि पति पत्नी ने 7 फेरे ले लिए और 7 फेरे के बाद उनको याद आया
कि जो बच्चा है उसको भी खाना खिलाना है, कुछ भी आड़ा टेढ़ा यार याद कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 फेरे हो गए, शादी हो गई, अब बच्चा संभालो, और बच्चा संभालना है मतलब बच्चे को खाना खिलाओ, ऐसे आप याद रख सकते हो आसानी से। तो 7वें महीने पर बच्चे को अन्न खिलाया जाता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे फिर और कौन सा संस्कार है। अंग्रेजी में इसको ऐसे लिखते हैं चौल संस्कार, और हिंदी में कहते हैं चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म संस्कार को मुंडन संस्कार भी कहते हैं। अब मुंडन कब कराया जाता है, कुछ लोग बच्चा 1 साल का हो जाता है तब भी मुंडन करवा देते हैं, कुछ लोग बच्चा 3 साल का हो जाता है तब मुंडन करवाते हैं, कुछ लोग बच्चा 5 साल का हो जाता है तब जो है मुंडन करवाते हैं। मुंडन संस्कार करवाया क्यों जाता है वो आप सुनिए, समझिएगा। बच्चे के बालों में, हम ये मानते हैं कि बच्चे के बालों में थोड़ा सा दूषितपन आ जाता है, मतलब बच्चे के जो बाल हैं वो दूषित हो जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद जब पहले बाल आते हैं तो उनको दूषित माना जाता है, उसमें कीड़े माना जाता है, इंसेक्ट माना जाता है, तो इसीलिए उन बालों को साफ करवा दिया जाता है ताकि जो भी दूषितपन है वो क्या हो जाए, वो हट सके, ठीक है, इसीलिए मुंडन करवाते हैं। तो या तो अंग्रेजी में चौल संस्कार बोलोगे, या मुंडन संस्कार, या फिर चूड़ा कर्म संस्कार जो है आप बोल सकते हो, ठीक है। कि जो बच्चा है, बच्चा खेल रहा था और बच्चे ने खेलते खेलते मम्मी की जो चूड़ियां पड़ी थी साइड में वो तोड़ दी, तो चूड़ा कर्म संस्कार। तो मम्मी ने गुस्से में क्या किया, अच्छा बेटा बहुत हीरो बन रहा है, चल अब तुम्हारे बाल ही हटवा देते हैं जिसके तुम हीरो बन रहे हो। तो ऐसे बच्चे ने, मम्मी ने जो है, बच्चे ने पहले चूड़ी तोड़ी तो चूड़ा कर्म हो गया, चूड़े का पूरा कर्म कर दिया है ना, और मम्मी ने गुस्से में फिर हीरोपंती हटाने के लिए बाल मुंडवा दिए। ओके, तो आप ऐसे जो है यहाँ पर याद रख सकते हो इसको, ठीक है। हमको बस इतना ही याद होना चाहिए किस संस्कार का मतलब क्या है। उसके बाद होता है विद्यारंभ। इसमें नाम में ही समझ में आ रहा है, जब बालक की एक प्रॉपर औपचारिक शिक्षा, एक प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्या का आरंभ, यानी कि विद्यारंभ संस्कार, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद कौन सा संस्कार है, इसके बाद वही कान छेदे जाते हैं, जब कर्णवेद संस्कार कहते हैं, कर्णवेद संस्कार। अब बच्चे के कान छेदे जाते क्यों हैं, तो वो सुनिए। जब एक्यूपंचर किया जाता है, एक्यूपंचर मतलब जो कान है जब उनमें छेद किया जाता है, तो उस एक्यूपंचर की वजह से क्या होता है, जो ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़िया हो जाता है। कहां पर, बच्चे के ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से बच्चे की जो मेमोरी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये कान छेदने के पीछे कारण बताया जाता है हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, कि जब कान छेदा जाता है तो ये एक्यूपंचर है, मतलब छेद किया जा रहा है, एक्यूपंचर किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो तेज हो जाता है। कहां पर, हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में, और फलस्वरूप हमारी जो मेमोरी है वो काफी तेज हो जाती है, ठीक है। चलो, वेरी नाइस। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद होता है उपनयन संस्कार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उपनयन संस्कार। ब्राह्मणों में बहुत इसको जो है एक इंपॉर्टेंस दी गई है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मणों का ही उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार 3 लोगों को करने की वैसे इजाजत दी गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्योंकि शुरुआत में केवल यही 3 वर्ण हुआ करते थे, ठीक है ना। अगर आपने वर्ण वाला लेक्चर नहीं देखा है तो ये 6 नंबर का लेक्चर है सीरीज में, इससे पिछला 5वें नंबर का लेक्चर देख लो तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, बहुत गहराई में कॉन्सेप्ट वहां पर बताए थे, ठीक है। उपनयन संस्कार में क्या होता है, देखो, उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। क्या पहनाया जाता है, यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। यज्ञोपवीत नहीं समझ पाते हो तो ये तो समझते हो जनेऊ। ये आपका लेफ्ट शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर से ऐसे जो है इसको पहना रहे हैं। तो जो जनेऊ है दोस्तों, जनेऊ को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, यज्ञोपवीत कह रहे हैं, ठीक है। तो जनेऊ पहनाया जाता है। जनेऊ में कितने धागों की परत होती है, तो जनेऊ में जो है 3 धागों की परत होती है, मतलब 3 बार धागे को जो है घुमाया जाता है,
ठीक है, उसी को जो है हम जनेऊ कहते हैं या फिर यज्ञोपवीत कहते हैं। उसी के साथ साथ एक क्वेश्चन यहां पर और आया है। ये क्वेश्चन मैंने 5वां लेक्चर जो था इससे जस्ट पहले वाला जो सीरीज में, वहां पर मैंने ये एमसीक्यू भी करवाया था कि द्विज क्या होता है। समझिए दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के ऊपर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि जब हमारा जन्म होता है तो वो हमारा पहला जन्म काउंट होता है, और जब हम अपने गुरु के पास जाते हैं, हम जनेऊ धारण करते हैं, और जनेऊ धारण करने के बाद जब हमारी शिक्षा और शुरू होती है, तब उसको हमारा दूसरा जन्म माना जाता है। तो पहले जन्म तो आपका हो ही चुका है, और फिर जब आपने जनेऊ धारण किया है तो वो आपका दूसरा जन्म हो गया एक तरीके से। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, द्विज। द्विज का मतलब ही होता है बॉर्न सेकंड टाइम, यानी कि जिसका दूसरी बार जन्म हुआ है। ठीक है, तो उपनयन यानी कि जो अपने नयन है वो ऊपर करे रहो, तुम्हें जनेऊ पहनाया जाएगा। ऐसा याद रखना कि नयनों को नीचे मत रखो, नीचे जनेऊ आपको पहनाया जा रहा है, नयनों को आप ऊपर रखिए, सामने देखिए। ठीक है, तो जनेऊ पहनाया जाएगा, और इसी को हम लोग क्या मानते हैं, दूसरा जन्म मानते हैं। और इसी संस्कार को हम लोग क्या बोल देते हैं, द्विज के नाम से भी हम बोलते हैं। संस्कार को द्विज नहीं बोलते, उस पूरी प्रथा को हम, उस कॉन्सेप्ट को द्विज बोल देते हैं कि चलो जनेऊ धारण कर लिया तुमने, अब तुम्हारा ज्ञान, जनेऊ धारण करने का मतलब ही है कि अब तुम्हारे जो वेदों का जो ज्ञान है, जनेऊ पता है कब धारण किया जाता है, जनेऊ धारण करने के बाद वेदों का ज्ञान लेना जरूरी है, ये रूल है बेटा। इसीलिए जब ब्राह्मण जनेऊ धारण करता है, इसका मतलब अब वो पंडिताई करने को रेडी हो चुका है, अब वो वेदों की शिक्षा लेना शुरू करेगा। जनेऊ धारण हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, अब तुमने जनेऊ धारण भी हो गया, उपनयन संस्कार भी हो गया, अब तुम वेदों का अध्ययन करोगे और आगे जाके पंडिताई करोगे, एक अच्छे पंडित बनोगे, वेदों का सही उच्चारण करोगे और सबका लाभ आप करोगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उपनयन संस्कार। ठीक है, और केवल ब्राह्मण ही नहीं, क्षत्रिय और वैश्य भी कर सकते हैं उपनयन संस्कार को। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखें। मैंने आपसे कहा था एक बार जनेऊ धारण हो गया तो उसके बाद क्या पढ़ना है। देखिए, बच्चे ने जनेऊ धारण कर लिया है, मैं इसको हटा ही देता हूं, आपको दिख ही रहा होगा पतला सा। तो बच्चे ने जनेऊ धारण कर लिया है, अपने जनेऊ को इन्होंने जो है पकड़ा हुआ है, और ये किस चीज की स्टडी कर रहे हैं, ये वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। तो उपनयन संस्कार के बाद आप वेदों की स्टडी करना शुरू करते हो, और इसी को हम कहते हैं वेद आरंभ। एक था विद्या आरंभ, एक था विद्या आरंभ, जहां पर आप अपनी जो नॉर्मल एजुकेशन होती है, सीखना पढ़ना, वो सीखते हो। क्योंकि जब तक आप विद्या ही नहीं लोगे, का को का पढ़ा जाता है, ख को ख पढ़ा जाता है, जब तक आपके पास ये विद्या ही नहीं होगी, तब तक वेदों की स्टडी कैसे कर पाओगे। अब लॉजिक समझ में आया? तो पहले अपनी एक बेसिक एजुकेशन लो, उसके बाद उपनयन संस्कार करवाओ, जनेऊ धारण करो, और उसके पश्चात वेदों का अध्ययन करना शुरू करो। वेदों का अध्ययन तभी कर सकते हो जब बेसिक पढ़ाई कर रखी हो, तो वो हमने पहले ही विद्या आरंभ संस्कार में शुरू करवा दी थी। ओके, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी भी तरीके का आपको कंफ्यूजन होने ही नहीं देंगे हम। ऐसा आपको 16 संस्कार या कोई भी टॉपिक है यार, आप यूट्यूब पे देखो, आपको पसंद आया नहीं आया वो अलग चीज है, लेकिन यहां से 100% निकल रहा है भाई, कोई कसर छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो 13th नंबर का संस्कार है, उसको केशांत संस्कार कहते हैं। केशांत संस्कार क्या होता है, सुनिएगा। जब बच्चा अपने वेदों को, मतलब जब वेदों को पढ़ने की शुरुआत होने ही वाली होती है ना, तो उसी टाइम पर बच्चे का जो बाल होता है उसको वापस से मुंडवा दिया जाता है। एक हमने पहले मुंडवाया था बच्चे के बाल, लेकिन अब हम वापस से बच्चे के बाल मुंडवाते हैं। लेकिन ये कब करते हैं, देखो वेदों का अध्ययन करना शुरू हो चुका है, वेद आरंभ शुरू हो चुका है, लेकिन अभी रुको, वेद का आरंभ हम करेंगे, वेद की पढ़ाई करने का आरंभ करेंगे, लेकिन उससे उसी के साथ साथ आपको क्या करवाना पड़ेगा, केशांत संस्कार करवाना पड़ेगा। तो केशांत संस्कार बेसिकली क्या है, केशांत संस्कार यह है कि जब कोई बच्चा
वेदों का अध्ययन करता है तब वो अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में है। अब आपको ये नहीं पता कि आश्रम क्या होते हैं, 4 आश्रम क्या होते हैं, तो इससे पहले का लेक्चर देखो भैया, 5वें नंबर का लेक्चर। ज्ञान तो भैया जुड़ा हुआ है आपस में, है कि नहीं? तो जो हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम है, मतलब जब हम एक स्टूडेंट होते हैं उसी को बेसिकली ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के तहत जब आप वेदों की पढ़ाई शुरू करने वाले होते हो तो उससे पहले आपके सिर पे जो बाल होते हैं उनको मुंडवा दिया जाता है। इसका कारण यह है कि माना जाता है कि हमारे जो केश होते हैं उनके अंदर कौन निवास करता है? हमारे केश के अंदर निवास करते हैं कामदेव, जो हमारे मन को भटका सकते हैं। तो हमारा मन ना भटके, हमारे बालों को ही हटा दीजिए और उसके बाद फिर वेदों का आप अध्ययन बढ़िया तरीके से अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ में करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इतना क्लियर हुआ? चलिए, वेरी नाइस। बारीक बारीक से डिफरेंस है, बताने पड़ते हैं, अन्यथा ज्ञान हमेशा के लिए क्या रह जाएगा? अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, फिर होता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में क्या होता है? जब बालक अपनी शिक्षा पूरी कर चुका है और अब वो अपने घर लौट रहा है ना, तो वो अब देखिए अपने गुरुजी का आशीर्वाद भी जो है ले रहा है। देखो, जब तक शिक्षा चल रही है, जब तक शिक्षा चल रही है, आप देखें बाल बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा पूरी हो गई है, अब घर लौटेंगे अपने, उसके बाद बाल आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना क्लियर हुआ? चलिए, वेरी नाइस। तो हमारा समावर्तन संस्कार भी जो है यहां पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अच्छा। समावर्तन संस्कार याद करने की चीज क्या है? गुरुजी ने हमसे कह दिया कि सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर समा चुका है, एजुकेशन कंप्लीट है, अब अपने घर वापस लौटिए। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट संस्कार, लास्ट नहीं है अभी, सेकंड लास्ट है। शिक्षा विक्षा सब हो चुकी है, अब विवाह किया जाएगा, विवाह संस्कार होगा। विवाह संस्कार में क्या होता है? विवाह संस्कार में है ना, अग्नि देव की उपस्थिति में, अग्नि चल रही होती है हवन कुंड में, तो अग्नि देव की उपस्थिति में जो है दूल्हे और दुल्हन का जो है विवाह होता है। ठीक है, और इसी को बस हम विवाह संस्कार कहते हैं। गृहस्थ जीवन का आरंभ हो जाता है बेसिकली, है ना, गृहस्थ जीवन का आरंभ हो जाता है विवाह संस्कार। सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा, है ना। यही संस्कार करने के लिए आप अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। मजाक कर रहा हूं, अच्छी पढ़ाई तो अच्छी नौकरी के लिए कर रहे हो, तो भाई उसके बाद तो विवाह कर ही रहे हो भाई, है। चलो, अच्छी दुल्हन नहीं मिलेगी, अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, तो है अच्छा दूल्हा नहीं मिलेगा, अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। सच कह रहा हूं भाई, पढ़े लिखे लोग तो पढ़ाई देख के ही दूल्हा दुल्हन चूज करते हैं। कुछ लोग दहेज के चक्कर में भी चूज कर लेते हैं और फिर पूरा जीवन भर पछताना पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना है अपने को। उसके बाद अंत्येष्टि सरकार। खैर, मुझे आपको इस टॉपिक पे ज्ञान नहीं देना चाहिए, ये तो आपका पर्सनल है, जैसा आपको उचित लगे। तो अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार सबसे आखिरी संस्कार, जब व्यक्ति की आत्मा उसके शरीर को त्याग चुकी होती है और शरीर को शमशान में ले जाके अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। मतलब जो सबसे आखिरी संस्कार होता है, जो अंतिम संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार। 16 संस्कारों में अगर किसी संस्कार को अशुभ माना जाता है तो वो यही संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार। याद रखिएगा, क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है, आएगा अभी आगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार आपके 16 संस्कार होते हैं समाप्त। अब मैं बहुत ही रैपिड फायर तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको करवाता जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार कितने संस्कार होते हैं? 15, 16, 17, 18। मैंने सही आंसर पहले से ही आपके लिए टिक करके रखा है, ताकि जब पीडीएफ आप डाउनलोड करो टेलीग्राम ग्रुप से तो आपको सही आंसर टिक मिले। तो हिंदू धर्म के अनुसार जो है 16 संस्कार होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है कि आपको यह बताना है गौतम धर्म सूत्र के अनुसार, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, गौतम धर्म सूत्र के अनुसार, गौतम धर्म सूत्र के अनुसार आपको यह बताना है कि कितने संस्कार होते हैं। तो गौतम धर्म सूत्र के अनुसार दोस्तों 16 संस्कार नहीं होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 40 संस्कार होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है, तो नॉर्मली 16 संस्कार और गौतम धर्म सूत्र अनुसार के कितने होते हैं? 40 संस्कार होते हैं। ठीक है, अच्छा चलो और देखेंगे। सर्वप्रथम
संस्कारों का जो मेंशन है, संस्कारों को जो समझाया गया है वो कहाँ समझाया गया है? जैसे कि ऋणों के बारे में कहाँ लिखा है? ऋग्वेद में। ऐसे ही संस्कारों के बारे में कहाँ समझाया गया है? तो संस्कारों के बारे में बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर जो है समझाया गया है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन में पुरुष सूक्त, कठोपनिषद, ईशोपनिषद और फिर बृहदारण्यक उपनिषद, तो ये जो सही उत्तर है वो बृहदारण्यक उपनिषद जो है एक सही जो है इसका उत्तर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है? आगे क्वेश्चन कहता है कि बच्चे के जन्म से पहले कौन से संस्कार को करवाया जाता है? क्या वो जात कर्म संस्कार होता है? जात कर्म याद करो, दोष तू जा, यानी कि दोष चला जा, दोष चला जा, बच्चे को शहद और घी चटवाया जाता है। तो वो तो बच्चा पैदा हो चुका है उस टाइम पर, ठीक है? विवाह, पैदा हो चुका है बच्चा तभी तो विवाह कर रहा है। उसके बाद गर्भधान, हाँ ये सही है, गर्भाधान संस्कार तब होता है अच्छे संतान की प्राप्ति के लिए, मतलब बच्चे का भी जन्म और उसकी शुरुआत कुछ भी नहीं हुई है, ठीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बन गया अपना क्वेश्चन आसानी से। देखो अब फटाफट आपके क्वेश्चन बनेंगे यहां पर। उसके बाद देखो, अब बच्चे को सबसे पहली बार गुरु के पास भेजा जाता है, तो बच्चे को सबसे पहली बार गुरु के पास तभी भेजा जाता है जब उसको जनेऊ पहनाया जाता है। क्या पहनाया जाता है? जनेऊ। और जनेऊ हम कब पहनाते हैं? जनेऊ हम पहनाते हैं उपनयन संस्कार। याद रखना, इस क्वेश्चन से आपको और क्लैरिटी मिली है। गुरु के पास भेजने का मतलब ये नहीं है कि उसको वेद पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, या उसका जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो औपचारिक शिक्षा है, विद्या आरंभ संस्कार, वो नहीं करना है अपने को। यहां पर गुरु के पास सर्वप्रथम तभी भेजा जाता है जब जनेऊ पहनाया जाता है, और उसके बाद फिर वेदों का जो स्टडी है वो आरंभ होती है। तो गुरु के पास सबसे पहले कौन से संस्कार में भेजा जाता है? उपनयन संस्कार में भेजा जाता है। मैं बाकी के रिमेनिंग ऑप्शंस आपके लिए नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सही आंसर आपके लिए लेके आया हुआ और ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। हालांकि ऑप्शंस आपको सारे रीड करने हैं। ओके, मैं एक सेकंड का पॉज भी दे देता, लेकिन मैं पहले से ही जब सही आंसर टिक किया हुआ है, फिर क्या होता है जब मैं पीडीएफ डालता हूं ना, तो उस टाइम पे फिर उसमें आंसर टिक नहीं होते हैं, तो व्यक्ति को दिक्कत होती है। ओके, आपको अपने मन में सही आंसर देते चलना है, आपको क्या दिक्कत है? देखो फिर क्या है, सीमांतोन्नयन संस्कार कब किया जाता है? तो सीमांतोन्नयन संस्कार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने सीमांतोन्नयन संस्कार में बस इतना पढ़ा था कि जो गर्भवती महिला है उसके माथे पर जो है एक धागा बांध दिया जाता है, ठीक है ना, जनरली। और उसमें हमने पढ़ा भी था कि 3 ऑप्शंस मैंने आपको पढ़ाए थे सीमांतोन्नयन संस्कार में। याद करो कि या तो ये 4 महीने बाद भी किया जाता है, ये 6 महीने बाद भी किया जाता है, गर्भवती महिला के 8 महीने बाद भी किया जाता है, लेकिन 8 अक्सर लेट हो जाता है काफी, 6 थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। इसलिए जो सबसे अच्छा टाइम माना जाता है कि जो गर्भवती महिला है उसके सिर पे एक धागा बांध दिया जाए ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। तो कौन से महीने में हम करते हैं ये संस्कार? तो सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है 6ठे महीने में। तो आपने पढ़ा था 4, 6, 8, उसमें जो सटीक आंसर है वो आपको प्राप्त हो गया है 6th, ठीक है? याद रखिएगा इसको, यही पढ़ने का फायदा है। अभी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता, हमने ज्ञान नहीं लिया होता हर संस्कार का, तब ये सारे हमको तुक्के लगाने पड़ जाते। नामकरण संस्कार याद करो, नामकरण संस्कार मैंने क्या पढ़ाया था? 11वें दिन के बाद। 11वें दिन के बाद कौन सा दिन आता है? 12वां दिन आता है। लेकिन ये भी बोला था कि कुछ लोग 11वें दिन भी नामकरण करवा देते हैं और कुछ लोग 11वां दिन बीत जाने के बाद 12वें दिन भी नामकरण करवाते हैं। तो इसमें जो देखो आप ऑप्शन कि नामकरण संस्कार कब किया जाता है? 10वें और 11वें दिन, तो 10 का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। 12 और 13 का भी कनेक्शन नहीं है। 13 और 14 इनका कनेक्शन नहीं है। सही आंसर क्या है? या तो 11वें दिन या फिर 11वां दिन बीत जाने के बाद 12वां दिन। तो ये आपका सही उत्तर है। कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद आगे देखो, निम्नलिखित में से ऐसी क्या वो चीज है जो 16 संस्कारों का पालन करने से नहीं हासिल होती? क्या व्यक्ति का डेवलपमेंट नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्या उसकी आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होती? वो भी होती है। क्या उसका सामाजिकरण नहीं हो पाता लोगों के साथ? बिल्कुल हो पाता है। बस जो सेल्फिशनेस है, आपका जो स्वार्थपन है, ये संस्कारों से नहीं मिलता,
बल्कि ये संस्कार ना करने से जरूर प्राप्त होता है। तो संस्कारों का कोई लेना देना नहीं है आपका स्वार्थी होने से, आपका सेल्फिश होने से, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से कोई भी टिक लगा लेता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो, आगे क्या है, आगे ये बोल रहा है ना, इनमें से वो क्या चीज है जो किसी बच्चे के एजुकेशन के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत भाषा नहीं, ये तो एजुकेशन लेने का बस एक माध्यम है। आपका वंश आपकी शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। आश्रम तो जीवन के 4 फेज हैं, उनसे भी कोई लेना देना नहीं है। संस्कार, जी हां, क्योंकि 16 संस्कार में एक आपका विद्या आरंभ संस्कार भी होता है, जहां पर अपनी आप औपचारिक बेसिक नॉलेज लेते हो, और उसके बाद फिर आपका वेदों का आरंभ भी होता है। तो संस्कार जो है एक सही स्रोत है क्या हासिल करने का, एजुकेशन यानी कि शिक्षा हासिल करने का, ठीक है। उसके बाद एक और देखेंगे क्या है, मृत्यु के बाद क्या किया जाता है ना, मृत्यु के बाद क्या किया जाता है। मृत्यु के बाद तो अंत्येष्टि सबसे लास्ट 16वां संस्कार, क्लियर है, मृत्यु के बाद तो यही होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है आपको बाकी ऑप्शंस के मतलब नहीं पता, आपको पता है सारे ऑप्शंस के मतलब, बड़ी आसानी से आप यहां पर अंत्येष्टि टिक जो है लगा लोगे। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहता है निष्क्रामण संस्कार इनमें से क्या है। निष्क्रामण संस्कार, निष्क्रामण का मतलब ही होता है पहली दफा बच्चे को बाहर लेके जाना, ठीक है। तो देखिए, चाइल्ड फर्स्ट टाइम आउट ऑफ हाउस, शिशु का प्रथम बार घर से बाहर जाना, यह बिल्कुल सही चीज है। सेंडिंग द चाइल्ड टू टीचर, गुरु के पास बच्चे को कब भेजते हैं। उपनयन संस्कार, जनेऊ पहनाया जाता है और उसके बाद फिर वेदों का स्टडी चालू होती है, तो वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन ये यहां पर बच्चे को सबसे पहली बार घर से बाहर ले जाया जाता है ताकि पंच महाभूत के दर्शन बच्चे को करवाए जा सकें। याद आया, चलिए, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। और हाँ, मुझे ये भी तो बताओ कौन से महीने में बच्चे को बाहर लेके जाते हो। बच्चे ने क्या मार दिया था, चौका, तो चौथे महीने में बच्चे को बाहर ले जाया जाता है, कौन से संस्कार के तहत, निष्क्रामण संस्कार के तहत, ठीक है। शायद क्या पता आगे वो प्रश्न आ भी जाए कि कौन से महीने में हम बच्चे को बाहर लेके जाते हैं, तो चौथे महीने में, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कर्णवेद संस्कार क्या होता है। कर्णवेद संस्कार, आपका ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाए, आपके ब्रेन तक ब्लड प्रॉपर जाए, मेमोरी इंक्रीज हो जाए, है ना। इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। गुरुजी ने कान पकड़ लिया, बिल्कुल नहीं। कान में छल्ला पहन लिया, बिल्कुल नहीं। नन ऑफ द अबव, अच्छा कोई और भी है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, हाँ, इस परिस्थिति में देखो, अब आप कहोगे सर आपने पढ़ाया था कि ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाता है, मेमोरी इंक्रीज हो जाती है, तो उसके साथ साथ आप ये वाला और सीख लो, बीमारियों से बचने के लिए, रोग आदि से रक्षा के लिए भी कान छेदे जाते हैं। तो आपने 2 चीजें पढ़ ली अब, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन करवाए गए हैं कि रोग आदि से सुरक्षा भी हो जाती है और आपके मस्तिष्क की जो मेमोरी है वो भी काफी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 चीजें आप कर्ण वेद के बारे में आप सीख लीजिए यहां पर। उसके बाद और क्या है, पता नहीं ये डिजाइन है कहां से बन गई। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से वो क्या चीज है जो इस बात को बताती है कि स्टूडेंट लाइफ का एंड हो गया है। स्टूडेंट लाइफ का एंड हो गया है मतलब स्टूडेंट को घर वापस लौटने के लिए कह रहे हैं, और स्टूडेंट को घर वापस लौटने के लिए कह रहे हैं मतलब स्टूडेंट के अंदर सारा ज्ञान समा चुका है, तो समा से ही कुछ होना चाहिए। हाँ देखो आ गया ना हमारी ट्रिक के अनुसार, समावर्तन, वेरी नाइस, ओके। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है गृहस्थ आश्रम में जब आप एंटर करते हो तो कौन सा संस्कार है। गृहस्थ आश्रम तो तभी शुरू होता है जब विवाह करोगे, तो विवाह संस्कार, वेरी इजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद आगे देखें, हाँ ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है अगर मैंने आंसर टिक नहीं किया होता। क्या है क्वेश्चन, इन विच संस्कार, यानी कि किस संस्कार में सप्तपदी का महत्व होता है। यानी कि सप्तपदी, सप्तपदी का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, कंफ्यूजन ना हो आपको। सप्तपदी का मतलब होता है 7 फेरे, जो 7 फेरे लिए जाते हैं। तो 7 फेरे कौन संस्कार में लोगे, विवाह संस्कार में, कहानी खत्म। ये लो हो गया आंसर। क्वेश्चन ट्रिकी था, अच्छा क्वेश्चन था, ओके। चलो आगे क्वेश्चन देखें, और क्या क्वेश्चन है। जो फ्यूनरल यानी कि अंत्येष्टि संस्कार, यहां पे फ्यूनरल राइट्स की जगह अंत्येष्टि संस्कार लिखा होना चाहिए था। तो अंत्येष्टि संस्कार करता कौन है, तो अंत्येष्टि संस्कार कौन करता है,
जो जिसकी मृत्यु हुई है उसकी बेटी नहीं, जिसकी मृत्यु हुई है उसके दोस्त नहीं, जिसकी मृत्यु हुई है उसके दुश्मन, ये तो बिल्कुल नहीं करता। जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुत्र करता है, यानी कि सन ऑफ द डिसीज्ड, मृतक का पुत्र जो है अंत्येष्टि संस्कार करता है। ओके, बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे देखते हैं इनमें से कौन से संस्कार को अशुभ माना जाता है। याद आया, पढ़ाया था, सबसे लास्ट अंत्येष्टि संस्कार, सबसे आखिरी, है ना, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसी को जो है अशुभ माना जाता है। उसके बाद देखो बच्चे के जन्म से पहले का संस्कार, यहां पे कौन कौन सा दे रखा, ऑप्शंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। ऐसे तो गर्भाधान संस्कार भी उसके अंदर शामिल होता है ना, गर्भाधान भी उसके अंदर शामिल होता है। ये पुंसवन भी उसके, मैंने बताया था ना, दिमाग में क्या हो रही है, दिमाग में पुन हो रही है, तो वहां से आपको याद रखना है कि बच्चे का जो, जब बच्चा गर्भ में रहता है और 3 महीने बीत चुके होते हैं और 3 महीने बाद बच्चे का क्या विकसित होना शुरू करता है, ब्रेन। तो उसका ब्रेन अच्छी तरीके से विकसित हो सके, इसीलिए हम क्या करते हैं, पुंसवन संस्कार करते हैं। याद आया, दिमाग में पुन हो रही है, बच्चे का दिमाग क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। और कितने महीने बाद होता है, 3 महीने बाद। और 3 महीने बाद, तीसरे महीने में ही हम लोग कौन सा संस्कार करते हैं, पुंसवन संस्कार करते हैं, है ना। और सबसे पहले हमने पढ़ा था गर्भाधान, ये भी बच्चे के पैदा होने से पहले ही होता है। पुंसवन संस्कार, ये भी बच्चे के पैदा होने से पहले ही होता है। माता, जो गर्भवती महिला है उसके माथे पे धागा बांधा जाता है, सीमांतोनयन संस्कार, वो भी जन्म के पहले ही होता है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म से पहले होता है। अंत्येष्टि, ये तो मृत्यु है। विवाह, ये भी बाद में आता है। चूड़ा कर्म, यानी कि वो सर मुंडवाना, वो भी बाद में आता है। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से पुंसवन, यानी कि तीसरे महीने में, गर्भवती महिला का जब तीसरा महीना होता है उस समय जब बच्चे का गर्भ में दिमाग विकसित होने लगता है, तब इसको करवाया जाता है। उसके बाद कहते हैं अन्नाप्रशान संस्कार। अन्नाप्रशान संस्कार जो है वो कब करते हैं, तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी। 7 फेरे ले लिए, उसके बाद याद आया बच्चे को खाना भी खिलाना है, तो 7वें महीने में, ठीक है। तो आंसर क्या है, इन 7th मंथ, जन्म के बाद जो 7वां महीना होता है, 7th मंथ होता है, उसमें बच्चे को अनाज खिलाया जाता है। ट्रिक के हिसाब से जो ट्रिक बताई है उसको याद रखना, 1-2 दफा रिपीट कर लेना, बिल्कुल नहीं भूलोगे। क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूं ताकि जो ट्रिक्स बताई थी वो यहां पर बाकायदा लागू हो सकें, आपको प्रूफ करके बता सकूं। उसके बाद देखो, जो कोई एक जो क्षत्रिय होता है, ठीक है ना, जो क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय का उपनयन संस्कार किस उम्र में करवा दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। उपनयन मतलब जनेऊ धारण करना। तो उपनयन संस्कार, तो जो क्षत्रिय व्यक्ति है उसका 22वीं उम्र में, जब वो क्षत्रिय व्यक्ति 22वां साल का हो जाता है, 22 ईयर्स का हो जाता है, तब देखो सबसे पहले एक ब्राह्मण का उपनयन संस्कार होता है। ब्राह्मण को तो मेरे ख्याल से 16 साल की उम्र में ही हो जाना चाहिए, बच्चा बालक रहता है। क्षत्रिय व्यक्ति 22 साल में भी करवा सकता है, वैश्य व्यक्ति और बाद में 25-26 तक करवा सकता है। शायद ये क्वेश्चन आएगा भी ब्राह्मण और वैश्य वाला, ठीक है। तो क्षत्रिय व्यक्ति का उपनयन कब तक हो सकता है, 22 साल की उम्र तक जो है करवाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 22वें साल की उम्र में ही करवा देते हैं। उसके बाद देखिए निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार, देखो क्वेश्चन आ गया। निष्क्रमण संस्कार, बच्चे को पहली बार घर से बाहर लेके जाते हैं पंचभूत के दर्शन करवाने, तो बच्चे ने चौका मार दिया था इसलिए बच्चे को बाहर लेके जा रहे थे। तो कौन से महीने में होता है निष्क्रमण संस्कार, तो जन्म के बाद जो 4था महीना होता है उसमें बच्चे को घर से बाहर लेके जाया जाता है। इसी को निष्क्रमण संस्कार के नाम से जो हम जानते हैं। झड़ी लगा दी है बॉस क्वेश्चन की मैंने, इसलिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा था। कर्णवेद संस्कार, कर्णवेद यानी कि कानों में जो छेद किया जाता है, कर्णवेद संस्कार, है ना, वो अक्सर कब करवाया जाता है, तो कर्णवेद संस्कार जो है वो या तो 3रे साल की उम्र में या 5वें साल की उम्र में। ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सिर्फ 3रा चुनोगे तो 5वां का भी संभावनाएं बनती हैं, 4थे की भी संभावनाएं बनती है। तो जो सही ऑप्शन है वो क्या है कि या तो 3रे साल में भी कान छिदवा सकते हो या 5वें साल में भी कान छिदवा सकते हो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न देखें। हाँ देखो आ गया ये कि जो वैश्य व्यक्ति होता है, मतलब जो व्यापारी होता है, उसका उपनयन संस्कार कब होना चाहिए, तो देखिए उसका सबसे लेट होता है तो 24
की जब उम्र हो जाती है तब उपनयन संस्कार करवा दो, ओके रहता है। किसमें? वैश्य में। और क्षत्रिय में कब करवाना पड़ता है? 22 साल की उम्र पे। ब्राह्मणों को वेदों का ज्ञान और जल्दी लेना पड़ता है क्योंकि उनकी परंपरा ही वही चली आ रही है, तो सबसे जल्दी उपनयन संस्कार ब्राह्मणों का ही होता है। ठीक है, तो देखो ब्राह्मण वाला आ गया क्वेश्चन कि ब्राह्मण का उपनयन संस्कार कब करवाना पड़ता है। तो ब्राह्मण जब 16 साल की उम्र का होता है तब तक उसका उपनयन संस्कार करवा दो, 16 के बाद मत रुको, 16 तक करवा दो। क्षत्रिय का 22 तक करवा दो और वैश्य का 24 तक करवा दो उपनयन संस्कार। ठीक है, उसके बाद देखिए ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ब्राह्मण वाला, ब्राह्मण का उपनयन संस्कार। तो दोस्तों ये आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपके कमेंट्स बहुत मोटिवेट करते हैं हम जैसे लोगों को, है ना। तो ज़रूर अपना जो है कमेंट करिएगा। इस दुनिया में इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा है, इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी है, तो उसमें जब आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो उससे बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है शरीर के अंदर। बिलीव मी, सच मानिए इस बात को, है ना। तो पूरा प्रयास किया, ये पूरा टॉपिक विद क्वेश्चन, विद थ्योरी, विद कॉन्सेप्ट आपको कवर करवाया। इससे पहले कि अगर 5 लेक्चर नहीं देखे हैं उनको भी देखो, और कॉमेंट सेक्शन में जो ऐप डाउनलोड करने की लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको अपने मेंस की पूरी तैयारी करना शुरू करनी ही पड़ेगी। मेंस के कोर्स का आप पार्ट बन सकते हो, ऑफलाइन क्लासेस का आनंद घर बैठे बैठे ले सकते हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।